अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बैच 43 क्वार्टर वन के जो सेकंड सेशन हुआ कल ऑन साइट, उसमें जो एक्सप्लेन किया गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट उन्होंने इंस्टॉल करवाया। मेरा ख्याल सब बच्चों का हो गया। अगर फिर भी किसी का रहता है तो वो ये वीडियो देख के इंस्टॉल कर ले। इसमें बड़ी डिटेल के साथ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करने का तरीका बताया गया है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अभी अभी भी अगर किसी का रहता है तो वो इस वीडियो को देख के अपना सेटअप इंस्टॉल कर ले। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम आर सिंपल, व्हाट इज प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसको एप्लीकेशन भी कहते हैं। इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर हमारा एग्जीक्यूट करता है, और हमारा एम होता है कि हम कोई स्पेसिफिक गोल हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर वन बाय वन उनको रन करता है। तो ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होती हैं, और इट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। मतलब कोई डाटा प्रोसेस करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, कम्युनिकेशन, हार्डवेयर को कंट्रोल करना हो, ग्राफिक्स रेंडरिंग करनी हो, ये सारी की सारी बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसको और भी एग्जांपल्स हैं कुछ। वेब ब्राउज़र होते हैं, वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वीडियो गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जिनके थ्रू हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और वैलिड वेरिएबल कौन से होते हैं और इनवैलिड कौन से होंगे, वो बताया गया है। तो मैं सबसे पहले वैलिड के बारे में, वेरिएबल, जो वैलिड वेरिएबल्स होते हैं वो हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वैलिड वेरिएबल हम कोई भी सिंपल, अगर सिंगल वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं लेटर्स के अंदर। तो ये हमारा वैलिड होगा। अगर कैपिट पहला लेटर कैपिटल होगा तो भी वैलिड होगा। इसमें हम करेक्टर यूज़ कर, स्पेशल करेक्टर जो यूज़ कर सकते हैं वो है अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं, एंड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डॉलर साइन है, और इसको भी हम स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं या एंड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ। तो ये वैलिड वेरिएबल्स होंगे। इसके अलावा हम वेरिएबल नेम में डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 1 2 सो ऑन, इस तरह से। लेकिन ये हम इसके स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते, वो इनवैलिड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो वैलिड वेरिएबल किसी इस तरह से नेम कोई भी आप रख सकते हो, लेकिन ये जो है उसको आप इनवैलिड को भी थोड़ा ज़हन में रखना होगा। इसके अलावा अंडरस्कोर को आप कहीं भी दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में यूज़ कर रहे हैं या एंड में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये। और नाम आप बड़ा लिखें, छोटा लिखें, ये एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन है वो भी हम फॉलो करेंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल का नेम रखेंगे। तो ये वैलिड है कि आप वेरिएबल नेम इस तरह से सिंगल वर्ड, उसके साथ स्पेशल करैक्टर में से अंडरस्कोर और डॉलर साइन, और साथ में जो डिजिट, वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनवैलिड नेम, वेरिएबल नेम कौन से होंगे। अगर हम डिजिट को स्टार्ट में यूज़ करेंगे, नंबर को, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है वैसे भी। तो नंबर हम स्टार्ट में, वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते, एंड में यूज़ कर सकते हैं, दरमियान में कर सकते हैं, लेकिन जो पहला लेटर होगा वो नंबर नहीं हो सकता, इनवैल वरना वो इनवैलिड हो जाएगा वेरिएबल। उसके अलावा हम, मैंने ऊपर बताया कि हम स्पेशल करैक्टर में से अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। इससे हट के हम कोई और करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे डबल कोट है तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल नेम बन जाएगा। इसके अलावा ये मैंने टिल्डा यूज़ किया तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। हम सिर्फ दो स्पेशल करैक्टर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, एक वो डॉलर साइन है और एक अंडरस्कोर है, ये इनवैलिड हो जाएगा। और अगर हम डिजिट को स्टार्ट में लिखेंगे तो भी हमारा वेरिएबल नेम इनवैलिड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हम नेमिंग कन्वेंशन कौन सी यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये फुल नेम इस तरह से वेरिएबल लिखते हैं तो ये वेरिएबल नेम वैलिड है।
लेकिन हम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में जिसको हम कैमल केस कहते हैं। तो कैमल केस में क्या होता है, आपका जो पहला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल केस होता है, लेकिन जब आपका सेकंड, अगर आपका सेकंड वर्ड यूज़ हो रहा है तो फिर आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया फेमस पर्सन का, तो फेमस का एफ वो स्मॉल है लेकिन पर्सन का पी कैपिटल है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे कि हमारा नेमिंग कन्वेंशन कैमल केस होगा। है ये भी वैलिड फुल नेम, वैलिड वेरिएबल है, वैलिड वेरिएबल नेम है, लेकिन हम नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ करेंगे तो इसमें हमें इसका एन बड़ा करना होगा इस तरह से। अब ये हमारी नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, तो वो वैसे मैंने नीचे दिया हुआ था इस वजह से। अच्छा, इसमें ये है कि ये जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। ये फुल नेम और ये फुल नेम, इन दोनों में फ़र्क है। इसमें एन स्मॉल है और इसमें एन कैपिटल है। ये दोनों सेपरेट वेरिएबल होंगे। तो मैंने यहाँ पे ये, अगर हम इसको कैमल केसिंग में लिखें फुल नेम को, तो इस तरह से लिखें तो फुल, उसके बाद एन कैपिटल होगा नेम का। और अगर हमारा वो वेरिएबल नेम 3 वर्ड पे है, मीन 2 से ज़्यादा उसमें वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो फिर हम हर न्यू वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखेंगे। जैसे यहाँ पे माई फुल नेम में माई का पहला लेटर स्मॉल कैमल केसिंग में, उसके बाद सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, और फिर उसके बाद वर्ड इस तरह से जितने भी आते जाएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। और नेम का भी इसलिए पहला लेटर कैपिटल रखा हुआ है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन और वेरिएबल और वैलिड और इनवैलिड का बताया गया था, तो उसको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट है सिंगल, जिसमें हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और उसको साथ ही हमने वैल्यू असाइन कर दी नंबर वन का। इसी तरह हमने नंबर टू का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी। तो इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन इसलिए है कि रिजल्ट शो करवाने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग की कमांड रन करनी पड़ती। इस तरह से हम प्रिंट करवाने के लिए इन नंबर को जब इसमें लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें शो होगा। अब आप देख रहे हैं इसका आंसर 40 आया है। तो ये एक ही जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है और उसको वैल्यू असाइन भी हो रही है। हम यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया लेकिन हमने उसको असाइन नहीं किया। आप देख सकते हैं इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका आप रिजल्ट देख रहे हो अनडिफाइंड आया है। तो ये अनडिफाइंड क्या है, ये अनडिफाइंड डाटा की टाइप है। जब हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसकी डाटा टाइप अनडिफाइंड होती है कि इसको कोई भी वैल्यू अभी असाइन नहीं की गई, ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। तो ये बेसिकली अनडिफाइंड डाटा टाइप है। ये तब असाइन होती है जब किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो तो उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, तो उसकी डाटा टाइप अनडिफाइंड आती है। जैसा कि आप यहाँ रिजल्ट में देख सकते हैं इसकी वैल्यू अभी अनडिफाइंड आ रही है कि इसको कोई वैल्यू अभी ये डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर हम इसको वैल्यू देते हैं, अगर हम इसको वैल्यू 20 देते हैं और फिर इस वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करवाते हैं तो इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका आंसर आप देख रहे हो, अब उसकी वैल्यू 20 शो हो रही है। इसको कहते हैं कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर पहले किया और असाइनमेंट उसकी बाद में की है। उससे पहले पहले उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। अब मैं थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पे ये भी बताया गया था। तो हम क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं, उनको वैल्यू असाइन करते हैं, नंबर वन को 8 और नंबर टू को 2। तो सबसे पहले एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसको, ये जो परसेंट का साइन होता है इसको मॉडुलस कहते हैं, मॉड ऑपरेशन होता है ये। और ये जो डबल स्टेरिक यूज़ हो रहा है ये पावर का होता है। ये नंबर वन जो होगा उसकी, जो यहाँ पे नंबर टू होगा ये उसकी पावर होगी, तो उसको कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे हमारा नंबर वन 8 है और यहाँ पे नंबर टू
हमारा 2 है, नंबर 2 की वैल्यू 2 है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, नंबर फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, या 8 प्लस 2 10 होगा, और 8 माइनस 2 6 होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 होगा, और 8 डिवाइडेड बाय 2 4 होगा, और ये 8 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये मोड बेसिकली रिमाइंडर होता है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, हम मैथ में किया करते थे कि डिवाइजर डिविडेंड पे जब क्वेश्चन बचता था, उसके बाद यहाँ पे अगर रिमाइंडर बचता था तो वो यहाँ पे शो होता था, अदरवाइज जीरो होता था, तो वो उस पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता था। तो ये जो मोड होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हम यूज़ करते हैं। इसमें होता है मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम ऑड नंबर को इवन पे डिवाइड करें तो उसमें हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, अगर हम इवन नंबर को इवन पे डिवाइड करेंगे तो उस पे हमारे उसमें हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता। तो ये इसलिए हमारे जो वैल्यू वो हमारी नंबर 1 में 8 है, नंबर 2 में 2 है। तो दोनों ही इवन नंबर है, इसलिए इनका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। अब ये नंबर 1 8 है और नंबर 2 2 है, तो 8 की पावर 2 64 होता है, वो आप देख सकते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको इनका पता होना चाहिए। सिंपल प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का तो पता था, लेकिन ये मोड और पावर का नहीं पता था, इसलिए मैंने कहा बता दूं। उसके बाद ये एक्सप्रेशन का ऑर्डर, ये एक्सप्रेशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो पहले क्या होगा, पहले इसमें से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 4 + 5 20 + 3 23 होगा। अब इसमें अगर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, पैरेंथेसिस, तो फिर क्या होगा, फिर पैरेंथेसिस पहले एग्जीक्यूट होंगी। तो इसमें 4 + 5 वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो लेकिन ब्रैकेट्स यूज हो रही थी, मैंने एग्जांपल इसकी भी दे दी। तो जो ब्रैकेट में है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एडिशन होगी। अब मैंने इसको उल्ट कर दिया, 3 + 4 ब्रैकेट्स में है और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब प्लस जो है वो मतलब एडिशन पहले होगी, और एडिशन होने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 + 3 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35। अच्छा, उसके बाद ये एक्सप्रेशन ज़रा मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, और साथ में ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में ऑपरेशन होगा, 3 + 2 होगा, उसके बाद डिवीजन होगी, ये 100 डिवाइडेड बाय 50, ये 2 आएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, तो आंसर आएगा 10। ये बेसिकली इस ऑर्डर में होगा, सबसे पहले आपकी पैरेंथेसिस होंगी, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट होगा, पावर जो होती है वो कैलकुलेट होगी, और उसके बाद डिवीजन होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, और एंड में सब्ट्रैक्शन होगी। ये आप एक छोटा सा कीवर्ड है, इसको याद रख लें, पेमडास। ये आपको हेल्प करेगा इसका ऑर्डर को याद रखने में। सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो ये इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, इसलिए वो कुछ बच्चे जज करते हैं इसका आंसर, वो अपने लिहाज से देखते हैं शायद इस तरह से आए, लेकिन वो उसका ऑर्डर ये है जिसके अकॉर्डिंग इसमें एग्जीक्यूट होना है। इस तरह ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसमें ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है और ये पावर भी यूज़ हो रही है। ये डबल स्टेरिंग हमेशा पावर के लिए यूज़ होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका जो भी आंसर आएगा, मैंने ये सारे यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट में पहले ही अपना इसका आंसर कैलकुलेट करके रखा हुआ था, 23 23 और 35 और 10।
25 और इसका आंसर 8 आया। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 10 × 3 30 होगा। उसके बाद ये कैलकुलेट होगी वैल्यू, 2 की पावर 2 4 होगा। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2 है। अब उसके बाद सबसे पहले डिवीजन होगी, 30 ÷ 3 10 होगा। 10 उसके बाद फिर आपके एडिशन होगी, ये 4 + 5 9 होगा। फिर आपकी सब्ट्रैक्शन होगी, तो 10 - 4 6 और सॉरी ये यहाँ पे ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो 6 - 10 - 4 6 6 + 5 11 - 3 8 होगा। तो ये हमारा आंसर इसका 8 होगा। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन थे जो कि उन्होंने अभी इतने डिटेल में नहीं बताए, तो मैंने आपको इसलिए डिटेल में बता दिया ताकि आपको नेक्स्ट जब भी वो बताएं तो आपको पहले से इसकी समझ आ जाए। वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने इंस्टॉलेशन करनी है गिटहब के लिए। तो उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, गिटहब डेस्कटॉप। और इसमें जब ये आपके सामने गूगल पे आपने सर्च करना है गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड, लिंक आ जाएगा desktop.github। तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पर मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। आपका अगर 32 बिट होगा तो खुद ही वो 32 बिट बता देगा। ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, गिट इंस्टॉल लिखना क्रोम गूगल पे। उसके बाद ये लिंक आ जाएगा gitscm.com। तो आप जब इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके पास ये इनकी वेबसाइट आ जाएगी। और उसके बाद आपके यहाँ पे विंडोज़ का है तो यहाँ से कर लें, मैक का है तो आपने इधर से करना, तो आप इधर से जब डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे इस तरह से लिंक आ जाएगा। तो आप आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा 64 बिट है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। पहले हम गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह की सिंपल सिंपल है, बस यहाँ से आपने यहाँ पे इसका विम होगा तो आपने इसको विजुअल स्टूडियो कोड कर लेना है। ये सिंपल, ये नेक्स्ट 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 करते जाना है। इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसको यहाँ से फिनिश कर देना। फिर गिटहब इंस्टॉल हो गया, उसके बाद गिटहब पर डेस्कटॉप भी इंस्टॉल हो गया था। अब यहाँ से हम साइन अप करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे और साइन अप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद ये आपको एक कोड ईमेल में टेक्स्ट करेगा। आपने वो ईमेल में से कोड वापस इस वेबसाइट पे आके आपने करना है, तो आपका यहाँ पे साइन अप क्रिएट हो जाएगा। मेरा पहले से बना हुआ है इसलिए मैं साइन इन करता हूँ। तो आपके पास इनका इस तरह से पेज शो हो जाएगा। आपने यहाँ टॉप राइट कॉर्नर से योर रिपोजिटरीज में जाना है। तो मेरी कुछ पहले से बनी हुई इसलिए शो हो रही है, आपकी नहीं होगी तो आपका इस तरह से ब्लैंक यहाँ पे शो होगा। तो बस ये इधर तक पहुँच के आपने फिर उसके बाद इस तरह जो आपका एक्सरसाइज का फोल्डर होगा आपने उसमें चले जाना है। उस इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस जगह पे, तो आपने लिखना है CMD। ये सबसे आसान वे है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको अपलोड करने का। तो ये आपका फोल्डर कमांड लाइन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कमांड देनी है गिट स्पेस। इसको आप गिट वर्जन भी चेक कर सकते हैं यहाँ से।
तो ताकि आपको पता चल जाए आपका गिट गिट प्रॉपरली इंस्टॉल है। उसके बाद आप एक कमांड दें कि गिट स्पेस इनिट। तो आपका ये फोल्डर रेपोजिटरी बन जाएगा। बस ये यहाँ पे इतना ही है। इसको चेक करने के लिए कि ये रेपोजिटरी बन गया हुआ है, तो इसकी एक फाइल बनती है जो कि हिडन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट गिट की फाइल है, ये आपको वैसे शो नहीं होगी, तो हिडन होगी। तो ये यहाँ व्यू में जाके हिडन आइटम्स को क्लिक करने से आएगी। नॉर्मली ये आपको शो नहीं होगी। उसके बाद ये आपका गिटहब डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो इस तरह उसकी स्क्रीन शो होगी। हमारे पास रेपोजिटरी बन गई हुई है, तो हम एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव इस पर क्लिक करेंगे। और इसको यहाँ से पाथ देंगे। पाथ हम उसी फोल्डर का देंगे जिसमें हमारी असाइनमेंट पड़ी हुई है और इसी को जिसको हमने रेपोजिटरी बनाया था। फिर ऐड रेपोजिटरी करेंगे तो ये हमें शो कर रहा है कि ये आपके क्वेश्चन जो है वो इसमें ऐड हो गए हैं, इस फोल्डर को आपने रेपोजिटरी बनाया है। अच्छा, यहाँ पे हम इसके लिए कमेंट लिखेंगे, वो लिखना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट 10 असाइनमेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं होती लाजमी। यही मतलब ऊपर से जो कमेंट में लिखना है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम इसको कमेंट कर देंगे यहाँ से। तो फिर हमारे पास न्यू स्क्रीन आ जाएगी जिसमें यहाँ पे लिखा आ रहा है पब्लिश योर रेपोजिटरी टू गिटहब। इसमें से पब्लिश रेपोजिटरी करेंगे तो ये हमें कहेगा कि आप क्या गिटहब इसको यहाँ पे साइन इन करो। तो अगर आपका ब्राउज़र ओपन होगा तो ये आपने ये जो लॉगिन किया था अभी गिटहब में, वो आपने उसको लॉगिन ही रखना है। यहाँ से करेंगे तो फिर आपका ये कनेक्ट कर देगा इसके साथ। आपने यहाँ से पब्लिश रेपोजिटरी करना, तो वही यहाँ पे कोई नाम आप लिखते हैं जो आप ऑनलाइन रेपोजिटरी में रखना चाहते हैं अपनी जो लोकल असाइनमेंट थी उनके लिए, तो हम वही नाम रख देते हैं टाइप स्क्रिप्ट का असाइनमेंट्स के नाम से। उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। ये इसलिए होता है ताकि आपको पता हो कि आप ये जो कोड पुश कर रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में है। यहाँ से इसको प्राइवेट को अनचेक कर दें, अदरवाइज ये सिर्फ आपको ही शो होगा, किसी और को शो नहीं होगा। पब्लिश रेपोजिटरी, तो आपका कोड जो है वो पुश हो गया होगा ऑनलाइन गिटहब की वेबसाइट पे। अभी हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये सामने फोल्डर आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट्स। इसको ओपन करें तो आपके जो क्वेश्चन है वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपलोड हो चुके हैं। तो आपका फोल्डर पूरे का पूरा यहाँ पे गिटहब पे कमिट हो चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल अब हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें या पिछले ही किसी फोल्डर में चेंज करेंगे तो वो चेंज वहाँ आपकी वहाँ पे आप
आपको करना होगा, उसको पुश करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक नया कमेंट लिख देता हूँ, चेंज टू अपर केस, सिर्फ समझाने के लिए कि अपने कोड में अगर जब भी कोई हम चेंज करेंगे तो ये गिटहब डेस्कटॉप पे हमें शो हो जाएगा कि आपकी ये फाइल, इनमें चेंजेस हुई हैं, तो आप इनको क्या अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ वो फिर यहाँ पे आप नया कमेंट लिख देंगे कि हम फाइल के अंदर क्या नई चेंजेस आई हैं। तो अपडेट Q10 कर दें कि हमने ये Q10 को अपडेट किया है। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दें या ना लिखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कमेंट लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद कमेंट कर दें, तो उसके बाद ये पब्लिश ओरिजिन आएगा, तो ओरिजिन को अब पुश कर देंगे तो वो हमारा ऑनलाइन गिटहब पे पुश हो जाएगी फ़ाइल, जो न्यू फाइल है। अब हमारा ऑनलाइन जो गिटहब पे रेपोजिटरी है वो भी अपडेटेड है, और जो हमारी लोकल पड़ी हुई है वो भी, वो कोड दोनों के दोनों सेम है। उसका कोड हम अभी देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, अपडेट Q10, ये कमेंट लिखा था वो आ गया हुआ है इधर। और इस फाइल में हमने एक कमेंट की न्यू लाइन लिखी थी, चेंज टू अपर केस, ये आप देख सकते हैं। तो बस हमने यही काम करना है इस तरह से। अब हमारा एक दफ़ा ये फोल्डर अपलोड हो चुका हुआ, तो हम जो भी चेंज करेंगे वो इधर आएगी, और उसको फिर हम यहाँ से कमेंट करेंगे, फिर इधर से पब्लिश कर दिया करेंगे। बस इतना सा काम है हमारा। अब एक बार हो गया तो